ये सब काम टोचन वोचन के अच्छे नहीं, दूसरे कामों में दिमाग लगाओ। जिसके भाई के लिए लिखा था वो है नहीं इस दुनिया में। उस्मान पटेल जो चुपचाप घर बैठे थे, जब जैसे ही मेरा टिकट हुआ तो वो थोड़ा सा तन जाते हैं मेरे नाम से। तो समाज के लोगों की भी ये शिकायत रहती है कि आप समाज से परे ज़्यादा उठना बैठना है आपका, समाज के लोगों के लिए आपके पास समय नहीं है। मतलब वो निपटाने सुलझाने वाले काम है समाज में, तो सीधी बात बोल रहा हूँ। आपकी नज़र में उर्स में कव्वालों पर पैसा उड़ाना कैसा है? जिसको अपन 24-26 का जो झगड़ा रहता है अपने इसमें, वो 24 थे। 3 दिन का नेता या सदर या महान आदमी या जो भी सांपा बांध दो वहाँ उसको मंच पे उसका ही राज चलता है। आपकी लव मैरिज हुई थी जो उस समय एक आम बात नहीं थी, तो समाज ने आपके इस फैसले को कैसे लिया? समाज का सपोर्ट है, रोटी खाने में, शादी में, गप्पे सप्पे में। आपने आज तक कोई चुनाव नहीं जीता, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जनता आपको गंभीरता से नहीं लेती है? आपको पार्षदी मुबारक। मैं तो अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप गोविंदा हमारे अच्छे दोस्त हैं। आपके कार के काले शीशे कभी नीचे नहीं उतरते। आपका सवाल आपका नहीं किसी और का है। ऐसा भी कहा जाता है कि आप चुनाव के दौरान ही जनता से मिलते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये अलग है, वार्ड वाले हमको नहीं पहचानते। जैसे आपके वालिद साहब तो मुझे जानते हैं, आप मुझे नहीं जानते, वोटर हो आप। अरे बोले यार बाबा ये आदमी कैसा है यार ये। तो एक हमारा विरोधी नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अभी तो नापी छोटी सी जमीन, अभी तो आसमान बाकी है। हमारे साथ है अन्नू पटेल जी, जिनकी कहानी दो रंगों में बटी हुई है। एक तरफ राजनीति में नए नए प्रयोग, तो दूसरी तरफ निजी जिंदगी के ऐसे किस्से जो उन्हें और भी खास बनाते हैं। स्वागत है आपका। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो एक बार शो में मुझे आपने बुलाया, मैं काफ़ी दिनों से शो में आने का इच्छुक था, लेकिन पारिवारिक कुछ हमारी गमी हो गई, इस कारण मैं नहीं आ पाया। आपका शो पूरे मध्य प्रदेश में अच्छा चल रहा है और ये और उन्नति करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। शुक्रिया। आपका एक्चुअल नेम अन्नू पटेल ही है या ये निकनेम है, क्या है? नहीं, मेरा स्कूल में अनवर पटेल नाम था, फिर बाद में अन्नू पटेल प्यार से लोग बोलते रहे, उसके बाद फिर ये अन्नू पटेल ही हो गया। तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में अन्नू पटेल है कि अनवर पटेल है? अन्नू पटेल। अपनी स्कूलिंग और एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए। मैंने 9th तक की, 11th में ट्राई किया लेकिन पास नहीं हो पाया। आपकी लाइफ का कोई फिल्मी किस्सा जो आपको अभी तक याद है? फिल्मी किस्सा तो क्या, अब बचपन में हम पिक्चरें तो देखा करते थे, ऐसा नहीं कि, और फिल्म स्टारों से प्रभावित होकर उनसे मिलने की भी इच्छा रखते थे। तो मैंने कई बड़े स्टारों से मैं मिला हूँ। इंदौर जो भी आता था मैं उनसे मिलता था। कभी बॉम्बे जाने का मौका मिला तो वहाँ भी मिला मैं। और आज भी मेरे मित्र फिल्म अभिनेता भी हैं और फिल्म अभिनेत्रियाँ भी हैं। तो आप कुछ का अगर नाम लेना चाहें तो? नाम आमिषा पटेल है और भी बहुत सारी हैं। गोविंदा हमारे अच्छे दोस्त हैं। आप 3 भाई हैं, पर सोशल मीडिया पर देखा गया कि आपने बोला है कि मेरा इकलौता ही भाई है, हम 2 ही भाई हैं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छी नज़र है आपकी और बहुत बारीकी से देखते हो आप। क्या होता है कि हर परिवार में छोटे मोटे विवाद होते हैं, तो कुछ हमारे परिवार में भी हो गए थे, तो मैंने गुस्से में लिख दिया था। भाव को मैं इसके लिए बहुत। भाई नहीं, भाई का जिक्र किया था हमने तो आप थोड़ा सा भावुक हो गए थे, तो अब उनसे कैसे संबंध है आप? उनसे अच्छे हैं और जिसके भाई के लिए लिखा था वो है नहीं इस दुनिया में। पर आप उनको उनके नक्शे कदम पे आगे चल रहे हैं। नहीं चलेंगे बिल्कुल, और आप सब लोगों की दुआ है, बहुत आगे जाएंगे। और अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी तो नापी है छोटी सी जमीन, अभी तो आसमान बाकी है। आपने आज तक कोई चुनाव नहीं जीता, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जनता आपको गंभीरता से नहीं लेती है? मैंने बोला ना, मैंने चुनाव मैंने लड़ा, उसमें
18 उम्मीदवार थे। और आपने एक बार देखा होगा, जो लड़ा वही सिकंदर, फ्री फॉल ऑल कांग्रेस ने कर दिए थे। तो 18 उम्मीदवार, जिसमें हमारे समाज के अध्यक्ष यूनुस गुड्डू भी लड़े, फिर कुदरत पटेल लड़े, जल्ला पटेल लड़े, और मतलब 18 उम्मीदवार बता रहा हूँ, जिसमें 3-4 तो उधर कॉलोनी के। तो 18 आदमी में एक रोटी बटे, और दूसरी पार्टी अकेला एक आदमी खाए तो पेट किसका भराएगा। उसमें हमारे उस्मान पटेल जीत गए। इसके बाद आपने, आपकी जो वाइफ है उन्होंने भी चुनाव लड़ा, गत जो नगर निगम चुनाव गया है उसमें भी आपको पराजय का सामना करना पड़ा। क्या हुआ कि मेरे कमर का ऑपरेशन हुआ, स्लिप डिस्क हो गई थी मुझे। मैं बेड पे ही था, और नगर निगम चुनाव की घोषणा हो गई। तो एक हमारा विरोधी, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसको टिकट हो रहा था, क्योंकि कोई मैदान में था नहीं। तो मैंने कहा इसको तो नहीं मिलना चाहिए यार, किसी को भी मिल जाए। तो दूसरे थे, वो भी कमज़ोर थे, और जो इच्छुक था लड़ने का, उसकी ज़मीन बिकी थी, पैसा भी था। और ये भी खबर आई थी कि वो अटैची भर भर के जा रहा कि इतने ले लो, इतने ले लो। और उसका कारण ये था कि उस्मान पटेल को पार्टी ने निकाल दिया था। उस्मान पटेल चुनाव लड़ने वाले नहीं थे, और कांग्रेस से जो लड़ेगा वो जीत जाएगा आसानी से, क्योंकि भाजपा ने भी कोई गैर मतलब जिस वार्ड का नहीं था, मतलब एक खाली नाम के लिए टिकट दे दिया था उसको। तो और आसान हो गया वो सामने वाले के लिए कि यार अब तो मैं जीत गया, टिकट लाना ही अपने लिए काफ़ी है। तो मैं तो बेड पे था, मुझे सूचना आती थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने दिग्विजय सिंह को फ़ोन लगाया, मैंने, साहब ये टिकट हमको चाहिए। तो उनका पहला शब्द था कि चुनाव जीत जाओगे तो। मैं, हाँ जीत जाएंगे। तो बोले ठीक है, महिला वार्ड है और मेरी पत्नी को लड़ाना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, क्योंकि कमलनाथ अध्यक्ष थे। कमलनाथ के आजू बाजू वाले जो उनके खास है, उनसे भी सब बातें हो गई थी, शहर अध्यक्ष से भी बात हो गई थी सामने वाले की। तो मैंने कहा इस आदमी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, बस मेरा एक ही उद्देश्य था, मैं चुनाव हारूं या जीतूं। फिर टिकट आपकी दुआ से लाया, और वो जितने भी झोला छाप जो जा रहे थे पैसे लेके, वो सब भाग गए। और उस्मान पटेल जो चुपचाप घर बैठे थे, जब जैसे ही मेरा टिकट हुआ तो वो थोड़ा सा तन जाते हैं मेरे नाम से, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ लिए। अगर वो नहीं लड़ते भी तो जीत जाते हम। उनके निर्दलीय लड़ना हुआ, और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उस वार्ड के, सब भाग गए। एक दो जो मुंह दिखाई कर रहे थे वो मुखबरी कर रहे थे। सब मेरी जो बनती थी कि आज ये ऐसा करना, ऐसा मिलना, वो सब उस्मान पटेल को बोल देते। उस्मान पटेल चुनाव जीत गए, और जीतना ही था। अगर ऐसी कमजोरी आपके अंदर है और इतने लोग कांग्रेस के काम ही नहीं कर रहे हैं आपके, तो हारना ही है। तो पहले बीजेपी छोड़ी, फिर कांग्रेस में आए, फिर बीजेपी में गए, तो बीजेपी छोड़ना ही क्यों पड़ी थी पहले? ये पहले इसलिए छोड़ना पड़ी कि पहले भी हमारे जो साथी थे, वो जो हम बोलते थे वो सुनते नहीं थे। और चूंकि सरकार हमारे शिवराज सिंह जी चौहान की थी, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और आपको पता है, जब सरकार में रहते हैं तो सब लोगों का काम करा सकते हैं, और विपक्ष में रहते हैं तो आपके टीआई भी नहीं सुनता है। तो चूंकि हम तो हमेशा सत्ता के रहे हैं, और लोगों की भीड़ भी रहती है, काम भी करवाते हैं। ये अलग है कि वार्ड वाले हमको नहीं पहचानते, लेकिन शहर में, प्रदेश में हमारा अच्छा, और आपकी दुआ से जो हम बोलते हैं वो काम होता है। और कांग्रेस की जो स्थिति पूरे प्रदेश में, छोड़ो वार्ड दो, इसलिए बन रही है कि सब एक दूसरे को निपटाते हैं। वो इसी से गुस्सा होके मैं वापस, जो आप बोलो ना कि कभी इधर कभी उधर, और मैंने माननीय कैलाश जी से, वीडी भाई साहब से, मोहन यादव से, और इसके जो जिसको पार्टी में लेते हैं नरोत्तम मिश्रा जी, इसके जो मुखिया है, उनसे बात करके, सबसे बात करके, और वही शान और शौकत से, जो पहले बीजेपी का एक जो सम्मान वाला कार्यकर्ता होता है, वैसे ही मुझे, वीडियो आपके पास होगा, वो हाथ पकड़ के मुझे मंच पे ले गए और मेरा स्वागत किया। और इसी सम्मान से आज वो मुझे देते हैं, और मैं इस पार्टी का काम कर रहा हूँ। आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे उस्मान पटेल जी से आपके कैसे संबंध है? अच्छे हैं दिखाने के, मतलब
मीटिंग होती है तो मैं उनका नाम लेता हूँ, वो मेरा लेते हैं, लेकिन वो कोई कसर छोड़ते नहीं मेरे लिए कि कैसे निपटाया जाए। और मैं उनके लिए कभी एक मतलब ये कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैंने आज तक कोई भी उनके कागज पत्तर किसी को नहीं दिए। वो मैंने हमेशा राजनीतिक में अपनी लाइन बनाई, दूसरे की लाइन कभी कम नहीं की। इसलिए आज मुझे मुख्यमंत्री ने सदस्यता दिलवाई, और जो भाजपा में आए उनको किसने दिलाई मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। ऐसा भी कहा जाता है कि आप चुनाव के दौरान ही जनता से मिलते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये तो सब बाद में आए, जो जो ऐसा बोलते हैं ये सब बाद में आए। मेरा तो बाप दादा यही खजराने में है, मैं कोई अड़ोसी पड़ोसी पास के शहर से थोड़ी आया मैं। और गायब हो जाता भाई, पार्षद रहता, जब मेरी घरवाली पार्षद थी तो मैं 24 घंटा सेवा देता था, काम करवाता था। अब मेरा पास कोई पार्षद का पद नहीं है, उस क्षेत्र की कोई जनता ने मुझे वोट नहीं दिए, तो मैं कैसे काम कराऊंगा। पार्षद जो जीतता उसका दायित्व है कि सुबह जल्दी उठो, सब देखो सफाई वफाई हुई कि नहीं, पानी आया कि नहीं, ये उनकी ड्यूटी है पार्षद की। जब मैं था तो मेरी ड्यूटी थी, मैं भी करता था। आप चुनाव लड़ते टाइम टिकट तो कांग्रेस से लेते हैं, पर बाद में बीजेपी में चले जाते एक ही बार मिला है टिकट, पूरी लाइफ में जिंदगी में सिर्फ एक बार टिकट मिला मुझे, मेरे राजनीतिक 25-30 साल के कैरियर में। और एक बार मिला और सारे कांग्रेसी भाग गए, और जो थे वो उस्मान पटेल के साथ हो गए। ठीक है, अब वो मैं उस चुनाव में बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन ठीक है, इसलिए मैं गुस्सा होके गया कि यार ये पार्टी तो अजब गजब पार्टी है, और इसीलिए हमारा समाज आज पीछे है। आप देख लो, बिचौली में रामेश्वर पटेल परिवार और राधा किशन माली परिवार कहाँ से कहाँ पहुंच गया। बिचौली में विशाल पटेल देख लो, सत्यनारायण पटेल देख लो। फिर किसी जमाने में उदाहरण देते थे कि क्या हमको राहू बिजलपुर का समझता है क्या तू, वो राहू बिजलपुर वालों को देख लो, जीतू पटवारी और जीतू जिराती कहाँ पहुंच गए, है ना। और हम यहाँ एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं कि ये आगे नहीं चला जाए, ये आगे। सनवर पटेल जो आज मंत्री बने हैं, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, कौन सा नायता समाज का लोग उनके जुलूस में गए, कौन से उन नायता समाज ने उनके लिए वोट मांगे। उनकी योग्यता है, उनका जो काम करने की शैली है छात्र जीवन से अभी तक, तो वो इस पद पे है। और मैं भी जो आज मैं मुख्यमंत्री के साथ हूँ या बात करता हूँ या मिलता हूँ, तो मेरी योग्यता है। कौन सा समाज के 100 200 500 1000 गए कि सीएम साहब रुकना पड़ेगा, अन्नू भाई से बात करनी पड़ेगी, कोई जाता आया आया आज तक। फिर अब आप काम की बात कहते हो, तो ये नगर निगम में विधायक जो भी रहता है उसकी ड्यूटी रहती है काम करने की, जो जीतेगा वो करेगा। समाज का सपोर्ट आपको नहीं है? समाज का सपोर्ट है, रोटी खाने में, शादी में, और गप्पे सप्पे में, घूमने में, ये सपोर्ट है। बाकी आप अभी आप कोई बिजनेस शुरू करो, कुछ आपका समाज का कोई सपोर्ट करे। हमारे स्कूल में समाज के कितने बच्चे जरा देख के आना, अस्पताल हमारा कितने समाज के नायता पटेल का है, देख के आना। सब हम मतलब वो निपटाने सुलझाने वाले काम है समाज में, तो सीधी बात बोल रहा हूँ, वो इसमें सुधार लाना पड़ेगा, नहीं तो आगे और परेशानी आएगी। कभी ऐसा लगा कि बस बहुत हुआ, अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए? कभी नहीं लगा, क्योंकि अभी मेरे अंदर वही ऊर्जा, 2 ऑपरेशन के बाद पैर में मेरे पैर की बिल्कुल हड्डी टूटी हुई है, जो बहुत ही मजबूत वाली जो रहती है ना घुटने के नीचे, उसके बाद भी मैं राजनीति करता हूँ, काम करता हूँ। और ये जो हमारे जो भाई लोग हैं उनको बताता हूँ कि देखो बेटा, अभी सीखो मेरे से कुछ, तुम्हें बहुत आगे जाना है राजनीतिक में। भविष्य में आप कौन सा चुनाव लड़ेंगे? अब नगर निगम का तो लड़ने की इच्छा है नहीं मेरी, विधायक का लड़ूंगा और जीतूंगा। किस क्षेत्र से लड़ना चाहेंगे विधायक? जहाँ से पार्टी दे देगी, जहाँ से मतलब हमारा क्षेत्र यही है इंदौर, जहाँ से देगी वहां से लड़ेंगे। अब आशा करें कि अगला चुनाव विधायक के रूप में हो। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी उम्मीद है, और आप भी आशा करो, दुआ करो कि हमारे नेताओं को भी ऐसा लगे कि एक टिकट मुस्लिम समाज को देना चाहिए, और देंगे तो हम जीतेंगे। तो 5 नंबर क्षेत्र से ही लड़ेंगे? 5 नंबर में भी 1 सीट बढ़ रही है, इंदौर में 3 सीट बढ़ रही है, मेरे ख्याल से 12 हो जाएगी पूरे जिले में। 3 सीट बढ़ रही, तो कहीं ना कहीं से पार्टी मौका देगी तो जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी से ही लड़ेंगे? बिल्कुल।
अब थोड़ा सा आपके पॉलिटिकल लाइफ पे चर्चा करते हैं। आपने पहला चुनाव किस पद के लिए लड़ा था? पार्षद का चुनाव लड़ा था मैंने। एक्चुअल में मेरी दिग्विजय सिंह से मेरे पारिवारिक संबंध है, इसमें कोई शक नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री थे 10 साल, तो बिल्कुल उनके जो इंदौर में काफिला आता था तो उनके चौथे पांचवें नंबर पे मेरी गाड़ी चलती थी, और मैं जब भी भोपाल मिलने का समय लेता था तो वो मिलते थे। उस दरमियान उन्होंने मुझे एल्डरमैन बनाया। हम्म। ये 2000 की बात है। मुझे एल्डरमैन बनाया तो हमारे चाहने वाले खजराने में बहुत है, और शहर में भी है। उन्होंने मेरे वो झूठे सच्चे कागज बना के, वो राधा किशन मालवीय जी उस टाइम अध्यक्ष थे, अब उनकी हैसियत तो है नहीं कि मुख्यमंत्री को जाके मेरे कागज दे दे। तो मालवीय जी गांव के आदमी थे, बिचौली में रहते हैं, और ये आस पास के आपके मुंडला के खजराने के वो सभी ऐसे मिलते थे, बेचारे साधारण आदमी थे, वो भी इस दुनिया में रहे नहीं। तो उनको कागज दे दिए। अब वो मालवीय जी भी सीधे साधे आदमी, उस कागज को समझ नहीं पाए। उन्होंने दिग्विजय सिंह को दे दी वो कागज, और बोले बाबूजी आपको भगवान की सौगंध, ये दिग्विजय सिंह को जरूर दिखाना। दिग्विजय सिंह ने जब ये कागज देखे, और मालवीय जी ने कहा, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष थे, तो बोले काम करते हैं, जितनी भी 4-5 एल्डरमैन वरिष्ठ पार्षद की नियुक्तियां हुई थी उसको कैंसिल कर देते हैं। मतलब मेरे कारण 4-5 और निपट गए, पर जो शहर के 5-6 पार्षद बनते हैं वरिष्ठ पार्षद, तो फिर मुझे भी हटा दिया गया। जब मुझे वो 13 दिन रहे हम पार्षद, नगर निगम भी गए, बस ये है कि मीटिंग में शरीक नहीं हुए थे, तो मुझे हटा दिया। तो पेपर अखबारों में भी छपा। मैं साहब के पास गया, दिग्विजय साहब ये क्या किया आप, ये तो मुझे बनाते ही नहीं। बोले तेरी शिकायत बहुत आई है, और अब इसमें महेश भाई जो नहीं रहे, महेश जोशी, उनका ये कहना है कि 4 जेंट्स बना दो और 1 महिला पार्षद यहाँ इंदौर में होना चाहिए। सब जगह आपने बनाया, ये क्राइटेरिया यहाँ भी होना चाहिए। तो भैया वो एक काम कर, तेरी पत्नी का नंबर वो दे दे नाम। तो मैंने कहा वो राजनीति में है नहीं। बोले माता जी का दे दे। तो मैंने कहा माता जी मेरी वो भी राजनीति में नहीं है और पढ़ी लिखी भी नहीं है। तो बोले अब वो तो अब तेरे देख ले तू। उतनी बात ही करते हैं, ज्यादा सीएम तो टाइम रहता नहीं उनको। तो हमने विचार करा कि यार क्या किया जाए, क्योंकि बने और फिर हटे तो एक इंसल्ट वाली बात है। हमने 10-15 दिन बाद फिर उनसे मुलाकात करके वो मेरी वाइफ का नाम दिया। तो ये नायता समाज में पहली नियुक्ति है जो राज्य शासन से, गजट नोटिफिकेशन से, राज्यपाल के आदेश से ये नियुक्ति होती है। तो ये पहली नायता समाज की नियुक्ति हुई जो मेरी वाइफ को वरिष्ठ पार्षद बनाया। और जब वो वरिष्ठ पार्षद बनी, तो खजराना वाला जो रोड, जो आप आते हो कभी खजराना देखा हो, तो वो जो रोड बना है उसी के नेतृत्व में, कार्यकाल में बना है। और कई बोरिंग कई काम उन्होंने कराए। चूंकि अब आपने पूछा कि राजनीतिक आपकी कैसी रही, कैसी चलनी चाहिए, तो एक नियम है कि जब वरिष्ठ पार्षद आप बनाते तो उसी को टिकट भी मिलता है। वही जो आप बोले थे भाइयों का, तो भाई ने हमारी भाभी का नाम दे दिया कि इसको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि निश्चित था जीतना, तो वहां से तो काम हमने करवाए थे। तो दोनों की लड़ाई में, मतलब मेरी वाइफ तो पार्षद थी, भाई की वाइफ डॉक्टर है, तो दोनों की लड़ाई में वो टिकट मिल गया अयाज गुड्डू को, तीसरे को। और मैं भी ला सकता था, क्योंकि मेरे संबंध भी थे दिग्विजय सिंह से। क्योंकि मैं बड़ा हर्ट हुआ कि यार घर में ही ये स्थिति है अपनी, तो बाहर क्या होगा, तो मैंने थोड़े हाथ खींच लिए। मेरे हाथ खींचने से वो सत्यनारायण पटेल देपारपुर चले गए, जो हमारे 5 नंबर के मेरे मित्र हैं, वो भी शोभा ओझा 5 नंबर से टिकट मिल गया था उनको, तो अयाज गुड्डू को मिल गया जो बिल्कुल बाहर का था। उस टाइम अगर मेरे परिवार से मैं लड़ लेता, तो आज वहाँ दूसरा पार्षद पैदा नहीं होता। किस वर्ष की बात है ये? ये 2003-4 की बात। आपके कार के काले शीशे कभी नीचे नहीं उतरते, तो क्या यही कारण है कि आपके और जनता के बीच में जो ब्लैक ग्लास है वो अभी तक बरकरार, और अब उस ग्लास को आप कभी नीचे उतारेंगे कि भी नहीं? आपका सवाल आपका नहीं है, किसी और का है ये। किसी ने मतलब और का से मतलब मेरा जो हमारे शुभचिंतक है उनका है।
तो चुनाव में भी बोलते हैं इस टाइप से कि ये कांच नहीं उतारते। मैं 25-30 साल पहले से 4 व्हीलर गाड़ी चलाता हूँ, और जब उसमें एसी लगा रहता है, अब ये जो बोलते हैं इनके पास तो लेट आई गाड़ी, तो उनसे पूछो कि जब एसी चलता है तो गाड़ी के कांच नीचे रहते हैं कि ऊपर रहते हैं। और तापमान तो पहले से तो अब बहुत ज़्यादा हो गया, पहले तो कम रहता था। इंदौर माँ अहिल्या की नगरी का तापमान अच्छा था, पहले तो मालवा कहा जाता था इसको। तो अब एसी चलता है तो कांच चढ़ा लेता हूँ। अगर वो कांच काले हैं तो उसमें कंपनी की गलती, मेरी तो कोई गलती नहीं है। और मैं तो जब आप आ गए या कोई आ गया रोकता है तो कांच उतार के बात करता हूँ। कांच को ऐसे कोई ताले थोड़ी लगे उसमें कि उतरते ही नहीं हो। चुनाव के समय पेपरों में बहुत आरोप प्रत्यारोप लगे थे, क्या मामला था, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी चुनाव, जब भी मेरे सामने, मेरे जो सामने वाले लड़े, वो इतने शातिर हैं कि कैसे इस आदमी को निपटाया जाए। ये तो मैं निपटता नहीं हूँ। तो वो जो पेपर और जो पर्चे, जितने भी गलत काम, जैसे चुनाव में एक शासन की जो गाइडलाइन है चुनाव की, कि किसी के व्यक्तिगत आप आरोप नहीं लगा सकते। यूँ लगा सकते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है, या ब्लैक कांच वाली गाड़ी, कांच नहीं खोलना, ये तो साधारण सी बात है। लेकिन मेरे व्यक्तिगत परिवार पे आरोप हर चुनाव में लगते हैं। अगर ये नहीं लगे तो मैं चुनाव जीत जाऊं। क्या होता है, वो ऐसे पर्चे बना के पेश करते हैं, मुस्लिम एरियो में अलग फेंकते हैं, दूसरे एरियो में अलग फेंकते हैं, और चुनाव के 1 दिन 2 दिन पहले। और ये हमारी बात भी हो जाती है कि अब ऐसी हरकत नहीं होगी, और वो हो जाती है। हो जाती है तो फिर जो आदमी जब उठता है और देखता है कि अरे यार ये क्या है यार, जैसे आपके वालिद साहब तो मुझे जानते हैं, आप मुझे नहीं जानते, वोटर हो आप। अरे बोले यार बाबा ये आदमी कैसा है यार ये, तो ये समझाएंगे जब तक तो कल वोट डालना है आपको। फिर एक माहौल बन जाता है, वो माहौल फिर सामने वाले के पक्ष में हो जाता है। इससे निजात कैसे पा सकते हैं अगला चुनाव में? इससे निजात मैंने ये सोच रखा है कि भैया आपको पार्षदी मुबारक, मैं तो अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप ही लड़ो और जीतो, वो काम करो खूब, और कुछ मदद लगे तो अनु पटेल तैयार है। खजराना उस कमेटी के सदर की सीट के लिए बार बार राजनीति होती है। बहुत पुराने सरकार के उर्सर हैं, 75 या 80 साल या 90 साल उसको हो गए। होते 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 जब हमने होश संभाला तो हमारे वालिद साहब और खजराने के जो वरिष्ठ मांगीलाल पटेल, हमारे वालिद साहब, न्यास पटेल साहब जो गोए में रहते हैं, चांद खां पठान साहब, अमीर दादा अमीर खां पठान साहब, रशीद दादा पठान, और पटेल और कॉलोनी वाले तो इंटरेस्ट लेते नहीं थे। वो फिर चलते 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 चल ही रहा बहुत समय से। वो सदर का जो रहता है मामला, वो सिर्फ 3 दिन रहता है। 3 दिन का नेता या सदर या महान आदमी या जो भी सांपा बांधो वहाँ उसको मंच पे उसका ही राज चलता है। वो जो चाहे उसका स्वागत, वो चाहे वो जिस नेता को बुलाए, तो पॉलिटिक्स तो चलती है वहां से। पहले कम थी, अब ज्यादा हो गई। हमारे भाई यूनुस चाचा के लड़के हाजी यूनुस पटेल के सदर बने, तो वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे शौकत खान, और आपकी दुआ से उस्मान भाई जो पार्षद हैं, वो मैं नवाब खां पठान, हम 25 20 25 साल से इस कमेटी में हैं। कभी वो सदर, कभी ये, कभी मैं 3 दिन का सदर रहा कमेटी में। तो जो भोपाल की आती है उसमें तो रहे, इसके पहले रिसीवर बैठा रखे थे, इनको सदर बना दिया। फिर सरकार 15 महीने की कांग्रेस की रही, इनको हटा दिया। तो मैं दिग्विजय सिंह जी से सिर्फ इनके लिए गया था कि साहब ये सदर के झगड़े चल रहे हैं। तो वो बोले ये सदर तो बदलेगा और तेरी घर वापसी करा देता हूँ मैं। और वो ऐसे ही वहां पर हारपुल हो गए और मेरी घर वापसी भी हो गई। चूंकि ये आपका जो सवाल मेन था उस पर आना चाहता हूँ कि राजनीतिक होती है वहां पर। जब से हमारे सन्नोवर पटेल साहब आए हैं, 2 साल से उर्स उनके नेतृत्व में ही हो रहा है। अब थोड़ा बहुत चेंज आया है वहां पर, और आने वाले साल में इंशाल्लाह और आएगा, जिसकी कम राजनीतिक हो।
आपकी नज़र में उर्स में कव्वालों पर पैसा उड़ाना कैसा है? क्या है कि उसमें मैं भी शरीक हूँ, तो इसलिए उस पर क्या बताऊँ आपको, वो ऐसे पढ़ देते हैं कव्वाली, और जो आसपास जो बैठते हो ऐसा माहौल बनाते हैं कि आप बैठे भी, आपकी इच्छा भी नहीं हो कि नहीं उठे अपन, फिर भी हाथ पकड़ के अरे वाह वाह करके, और फिर वो हो जाता है। लेकिन ये तो गलत है, नहीं होना चाहिए। तो अब आप कहना चाहेंगे कि अगली बार से अब आप इस चीज़ में शरीक नहीं होंगे? मैं घर से पैसे नहीं लाऊंगा, और फिर वो जो उठा के ले जाएगा उसको बोलूँगा कि तू ही दे भैया, मैं तो भूल गया पर्स या जो भी। तो अब हम उम्मीद रखें कि आपका वीडियो नहीं आएगा सामने पैसा। हाँ, नहीं आना चाहिए, और गलत है, नहीं आना चाहिए, और नहीं आएगा, मैं कोशिश करूंगा। यूँ तो आप बहुत मिलनसार हैं, वरिष्ठ लोगों के साथ अपना आपका उठना बैठना भी है, पर गरीब वर्ग के लोगों से आप कम मेल जोल रखते हैं, ऐसा क्यों? नहीं नहीं सर, बिल्कुल गलत है, मैं सबसे मिलता हूँ, और सब बोलते हैं कि यार आपको घमंड जरा सा भी नहीं है, आप हमसे ऐसे बात कर, तो हमें उम्मीद ही नहीं थी। वो किसी, अगर आपको देखना हो तो किसी को भेज देना, मेरा नंबर दे के, मेरा ऑफिस घर। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा लेट उठता हूँ, शिकायत रहती लोगों की, तब कोशिश करूँगा कि जल्दी उठूँ और जो भी आए उससे मिल लो। जो समाज के लोगों की भी ये शिकायत रहती है कि आप समाज से परे ज़्यादा उठना बैठना है आपका, समाज के लोगों के लिए, आपके लिए आपके पास समय नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बैठते हैं हम सब, हमारे भाई जो सदर रहे पूर्व, यूनुस भाई, यूनुस गुड्डू भाई, एहसान भाई, हमारे समधी, सब लोगों के साथ हम बैठते हैं, ऐसा नहीं, शरीफ भाई, कर्नल साहब, परिवार के लोग सबके साथ बैठते हैं, कोई ऐसी शिकायत मुझे तो नहीं लगी। परिवार से बाहर? परिवार के बाहर भी मिलते हैं, बराबर मिलते हैं। हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है कि शादी सादगी से करनी चाहिए, पर वहीं पर देखा गया कि आपने अपने लड़के की जो शादी करी थी, तो उसका आपने जो समारोह था वो शेराटन होटल में रखा, फिर अपने सयाजी में रखा, फिर जलसा गार्डन में रखा, और वहाँ पर गेस्ट के रूप में अभिनेत्री अमीषा पटेल जी आई, और कव्वाल जुनेद सुल्तानी जी आए, जयपुरी ब्रदर्स आए। तो ये सादगी वाली शादी कहाँ है? 3 लड़कियां, उनकी अच्छी शादी की मैंने, धूमधाम से, तीनों बच्चियों को कार दी, बगैर पिताजी की जमीन बेचे, है ना। और इस बच्चे की शादी का आप बोल रहे, तो बता रहा हूँ कि मैंने समाज में, यासीन उस्ताद हमारे अध्यक्ष थे, सभी वरिष्ठ समाज के लोग थे, और साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 2 महीने मीटिंग हुआ करती, उस मीटिंग में मैं भी जाता था। तो मैंने सार्वजनिक बोला कि मेरे बेटे की शादी में, सामूहिक शादी में ही आप जो सम्मेलन कराते हो, इसी में कराऊंगा। दुर्भाग्य से वो सम्मेलन बंद हो गए, कोरोना काल आ गया, फिर बंद हो गए, तब मुझे तो बेटे की शादी करानी थी। मैंने बेटे को बोला कि भाई तेरी शादी हम सादगी से करेंगे, ऐसा मैंने समाज में बोला। तो बोले नहीं पापा, मैं दिल्ली कॉलेज में पढ़ा हूँ, मेरा सर्कल बहुत हाई फाई है, अच्छे लोगों से उठना बैठना है, तो आपको तो मेरी शादी थोड़े अच्छे तरीके से करना पड़ेगी, क्योंकि एक बेटा है, 2-3 होते तो अपन समझा सकते थे उसको। तो मैंने कहा ठीक है भैया। तो साहेब में 3 दिन हमने वो प्रोग्राम रखा, उसमें जयपुरी ब्रदर्स, और वो जो कव्वाल आप बता रहे हैं वो, अमीषा पटेल से मैंने जैसे ही बोला कि हमारे फिल्म में थोड़े संबंध है, तो वो एक दोस्त के नाते यहाँ पर शादी में आ गई। वैसे कोई मेरा इरादा फिल्म स्टारों को बुलाने का नहीं था, और शादी हो गई उसकी, मजे में है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो बड़े बोलते थे तो हम मानते नहीं थे, लेकिन जैसी जैसी उम्र होती है तो समझ में आती कि वो सही कहते थे। इस्माइल पटेल जो बिलोदा गांव के हैं वो रहे नहीं, इब्राहिम पटेल जो नरवल के थे वो नहीं रहे, मुनीम जी भी, वो भी बिलोदा में रहते थे, वो भी नहीं रहे। हमारे खजराने के जो बहुत सारे पटेल है जो इसमें इन्वॉल्व थे सामूहिक शादी में, वो रहे नहीं। इनका सबका उद्देश्य था कि सामूहिक शादी करो, कम खर्च में करो। 350 या 65 शादी हमारे समाज की हुई है, जो पूरे इतिहास है। उसके बाद आज तक इतनी जनसंख्या में नायता समाज की शादी तो नहीं हुई। उसका जो पैसा बचा था, उसकी समाज में एक जमीन ली बाईपास पे। बाईपास पे जमीन इसीलिए ली कि यहाँ अच्छा एक हॉल बने,
अच्छे से यहाँ शादी हो। लेकिन चूंकि आसपास दीवार खींची हुई और बीच में हमारे समाज के ही कुछ लोगों ने मिलके उसको मरम्मत कराई और झाड़ पौधे लगाया, और आज भी वो ऐसी स्थिति में है। ऐसी स्थिति में नहीं है कि आज आपके यहाँ मेरे यहाँ शादी हो जाए और वहाँ करा लें, क्योंकि खेत टाइप बना हुआ है, शेड वेड थोड़े बने, लेकिन उसको अच्छे व्यवस्थित जो हॉल वॉल बन जाए तो वहां से शादी होना शुरू हो जाए। जगह ही नहीं है तो कहाँ करेगा शादी, बताओ। उस जमीन पर कुछ बनाने की शुरुआत कौन करेगा? समाज करेगा, समाज की जमीन आप करेंगे। समाज के पूरे जितने नायदा समाज के लोग हैं उन सब का अधिकार उस जमीन पर है। समाज के लोगों की जमीन है, समाज के लोगों के पैसे की जमीन है वो, मेरे और आपके पैसे की नहीं है। उसमें अब ये जो बड़े लोग हैं हमारे, मैं तो सनोवर भाई से भी गुजारिश करूंगा, हमारे समाज के अध्यक्ष यूनुस गुड्डू से भी गुजारिश करूंगा, और मीठा उस्ताद तो रहे नहीं, एहसान पटेल, जितने भी हैं सभी गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं वो आए, वो उसके ऊपर ध्यान दें। तो ये जो फजूल खर्च हो रहे हैं होटलों में शादी होगी वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि समाज की एक अच्छी जगह दिखेगी तो वहाँ शादी करेगा आदमी। आपका एक लड़का है और आपने उनके प्रेशर में आके जो बड़ी शादी करी भव्य, तो ऐसे अगर सभी इसी राह पे चलेंगे तो सभी भव्य शादी करेंगे, फिर सादगी वाली शादी कौन करेगा? नहीं, एक आध को किसी को आना पड़ेगा मैदान में। तो आप ही क्यों नहीं? तो मैं तो था ना, मैंने बोला मैं तो तैयार था, चूंकि वो बंद ही हो गया ना, शादी कहाँ हो रही है, सामूहिक शादी मेहता समाज की हो कहाँ रही है, बताइए आप। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सन्नवर पटेल साहब को बोल रहा हूँ कि ये जो जमीन है, यूनुस भाई गुड्डू और हमारे समाज के सभी वरिष्ठ लोगों को कह रहा हूँ, एहसान पटेल कप्तान साहब को, गुल्लू भाई को, जितने भी जिनके नाम है जमीन पे चढ़े हुए हैं। ये तो क्या हो रहा मालूम, टोटल 11 लोग के नाम से ये जमीन थी, वो 11 में से 10-15 मतलब 4-5-6 चले गए, तो उनके कोई के 5 के लड़के हैं, किसी के 4 के हैं, तो इसकी जनसंख्या बढ़ते बढ़ते 200 हो जाएगी। अगर इसको जल्दी से संभाला नहीं, संस्था नहीं बनाई, या इसमें कोई काम शुरू नहीं किया, तो वो आप समझ सकते हो कि समाज में जागरूकता की बहुत जरूरत है अभी। आयोजन स्थल के अलावा भी इस जमीन को और किस उपयोग में लिया जा सकता है? इस जमीन को तो स्कूल भी बनाया जा सकता है, यहाँ पे बहुत जगह है वो, और ये शादी का भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल भी बनाया जा सकता है। थी योजनाएं पुराने लोगों की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं भैया। आपकी लव मैरिज हुई थी जो उस समय एक आम बात नहीं थी, तो समाज ने आपके इस फैसले को कैसे लिया और आपने उस समय क्या क्या मुश्किलों का सामना किया? कुछ नहीं, लव मैरिज हुई, समाज का थोड़ा विरोध था, दोनों समाज, उधर भी इधर भी, इधर भी समझाया उधर भी समझाया, और दोनों समाज खुश है, और जिसको तकलीफ है वो तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। 3 लड़कियां हैं, तीनों की शादी हो गई, एक लड़का है उसकी भी शादी हो गई, और 30-35 साल का हमारा वैवाहिक जीवन है वो खुशी खुशी चल रहा है, और जब तक जिंदगी खुशी खुशी कट जाएगा। आप और सामने वाला प्यार करते हैं, लव मैरिज होता है, उसमें संघर्ष नहीं होता, दोनों की इच्छाएं होती है, और माँ बाप को वो इच्छा पसंद नहीं आती है। जैसे आपकी भी शादी होगी तो आपके वालिद वालदा बोलेंगे कि माँ करो, वहाँ लड़की अच्छी देख ली, लेकिन आपके मन में कुछ और है, तो वो आपने कर लिया, मैंने कर लिया, क्या बुरा किया, कोई गुनाह थोड़ी है लव मैरिज करना। ज़्यादातर लोग जो गोललेस सेमलेस या दिशाहीन घूम रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए? दिशाहीन घूम रहे हैं, लेकिन वो इसकी उनकी मजबूरी के 4 बीघा 10 बीघा जो जमीन है, बेचारा वो क्या क्या करेगा। वो प्रकृति का आजकल देख रहे हो आप, पानी कब गिर जाए नहीं गिर जाए, सूखा रहता है कभी क्या रहता है, तो वो नहीं कर पाती, इसलिए दिशाहीन है। लेकिन समाज के लोगों को भी एक अच्छा, एक इस पर एक कमेटी बनाना चाहिए, फंड तैयार करना चाहिए, और ऐसे बच्चों की मदद करके उनके बिजनेस में मदद करना चाहिए। अच्छा, अभी ट्रेंड को देखते हुए एक सवाल दिमाग में आया कि आजकल के जो बच्चे हैं या युवा है वो किताबों से कम और ट्रैक्टर टोचन की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे मैंने आपका वीडियो देखा था। हाँ, और वो जो भी भाई कर रहे हैं वो अल्लाह उनको थोड़ी सी वो दे के, यार ये सब काम टोचन वोचन के अच्छे नहीं, दूसरे कामों में दिमाग लगाओ और अच्छा काम करो, समाज में देश में आपका नाम हो,
इससे क्या होगा बताओ? समझाना चाहिए और वो समझेंगे। अब धीरे धीरे उनको देखो, हमने भी गलती की, सुधार आता है। वो भी अगर कोई गलती कर रहे हैं उनको समझ में आएगी और सुधार आएगा। आपकी नज़र में नौकरी बेहतर है या व्यापार? व्यापार, व्यापार करना चाहिए। नौकरी के तो पूरे देश में आप देख रहे हो क्या हालत है। क्या मान सम्मान और संबंध ही काफ़ी है कि पैसा भी ज़रूरी है? मान सम्मान चाहिए, पैसा तो सेकेंडरी है। खुद को सफल मानते हैं या असंतुष्ट है कि जो कुछ और हासिल भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, मैं पूरी तरह सफल हूँ। और भी जो मेरे इच्छाएं हैं उसे पूरी करूँगा मैं। और सफलता, अगर जो बची हुई जो असफलता मिली उसे सफलता में बदलूँगा। और मेरी जो अभी तक की लाइफ है उससे पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ, संतुष्ट हूँ। और जो भी कमी पेशी, मैंने तो सभी देखो, मेरे बच्चों की शादी हो गई है और सब काम कर लिए हैं। थोड़े बहुत बच्चे हैं वो कर लूँगा और पूरा करेंगे उसको। सफलता को कैसे मेजर करते हैं? किस आदमी को आप सफल व्यक्ति मानते हैं? सफल आदमी वो जो जल्दी उठे, सब काम करे और जो वो सोचे वो करे, और जो उसके बाकी काम बचे हैं उसे पूरा करे और अपना सपना साकार करे, वही सफल व्यक्ति है। आपने कहा कि मैं सफल हूँ, पर कुछ देर पहले आप ही ने बोला कि मैं लेट उठता हूँ। नहीं तो अब मेरी उम्र ही अब थोड़ी लेट उठने की है। आप जैसे यंग जल्दी उठे और जल्दी काम करे। अब मैंने तो सोता ही नहीं था 2-2 दिन। जब यंग उम्र थी, जब मैं कुछ करने की इच्छा थी तो 2-2, 3-3 दिन ही सोता था। राजनीति के अलावा भी आपके क्या क्या व्यवसाय है? व्यवसाय का जहाँ तक आपने पूछा, तो हमारे तो बाप दादा के टाइम से खेती बाड़ी होती है, आज भी होती है। आज भी मैं खेत पे जाता हूँ, सोयाबीन देखता हूँ, गेहूँ देखता हूँ, अंदर तक जाता हूँ। अभी 2-3 दवाई सोयाबीन में उड़ गई है। अभी अभी कल की रिपोर्ट उसने दी है, मैं देखूंगा। दवाई तो मंगवा ली, ये तीसरा डोज जो आखिरी डोज है वो भी करना है। इसके अलावा मेरा पलासिया में ऑफिस है, इस सेवा के लिए। जो बेटा है वो वहीं एक कॉलोनी डेवलप होने वाली है। अभी शासन की कुछ फाइलें हैं जो कंप्लीट नहीं हो रही, शासन की जो नया मास्टर प्लान आने वाला है, इसलिए रोक रखी है। वो अगर हो जाती है तो एक अच्छी कॉलोनी हम बना के प्रस्तुत करेंगे और आप सबको बुलाएंगे उसमें। अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। फैमिली, हमारा परिवार शुरू से ही खजाने में रहा। और हमारे दादा बलवंत पटेल, कुदाउस पटेल, वो पटेल समाज में एक अच्छा नाम था। हमारे दादा ने बहुत काम किए। उन्होंने समाज में खजराना, जो अभी उर्दू स्कूल है, वहाँ पहले धर्मशाला थी, उसको और दूसरी भाषा में करे तो सराय बोलते थे उसको, अपने इसमें सराय बोलते थे। और जो आसपास के गांव के लोग थे बैलगाड़ी से चलते थे। कोई कार वार तो अब आई, साइकिल मोटरसाइकिल बाद में आई, पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी। तो वो बैलगाड़ी वहाँ आके उस सराय में रुकती थी। वहाँ एक पानी की एक बड़ी वो बनाई थी, उसमें बैल को पानी, चारा पानी शुक्ला जो भी खाते थे उनको देते थे। और जो भी वो आते थे उस सराय में रुकते थे। वैसी परंपरा कई दिन रही। उसके बाद उसको, हाँ, हमारे वालिद साहब के नाम से हो गई वो जगह। जब ये दोनों का इंतकाल हुआ तो बड़े वही थे, तो वालिद साहब ने उसको उर्दू स्कूल, जो आज भी चल रहा है खजराने में, उनको दे दी और आज भी स्कूल चल रहा है वो। वालिद साहब का इंतकाल हो गया, करीब 25-30 साल हो गए। और वो भी राजनीतिक में थे। 11 साल उप सरपंच रहे, 11 साल सरपंच रहे। उनके कार्यकाल में बहुत विकास उन्होंने उस टाइम करवाया था। अब मानिए कि खजराना ग्राम पंचायत में साकेत नगर, भीमा नगर, श्रीनगर, सवीन नगर और आपका मेनन कॉलोनी जो खजाने के पास में है, वो बहुत सारी कॉलोनियाँ थी और खजराना भी था। काकड़ से ये खजानी काकड़ भी था। मतलब बहुत लंबा एरिया था उस टाइम, वो इनके अंडर में था। और इस बीच उन्होंने कई काम वहाँ पे करवाए। ये साकेत नगर में एक स्कूल बनवाया जो अभी वहाँ पर गरबे होते हैं, और वो गार्डन वार्डन उन लोगों ने बना दिया स्कूल हटा के। एक रियाजुल उलूम मदरसा है खजराने में, जिसको अपन 24-26 का जो झगड़ा रहता है अपने इसमें, तो वो 24 थे। अब्दुल वरकात साहब उसके संस्थापक थे।
वो बोले यार नेताजी अपना को कुछ करना चाहिए। तो वाली साहब ने बोला बताओ क्या करना। उनके अच्छे संबंध थे उनसे, तो बोले यार ये जो ज़मीन है तो उसमें हाजी यासीन पटेल हमारे जो चाचा हैं असगर भाई बादशाह के वालिद साहब और समाज के और 2-3 लोग हमारी भी सबकी ज़मीन उनको दी। और ऐसी दी कि जैसे एक सौदा चिट्ठी होती है रजिस्ट्री होती वो वाली सौदा नहीं था वो ये सौदा था कि इसमें एक बड़ा मदरसा स्कूल बनेगा और बाहर के बच्चे यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे। तो वो जो भी आप मतलब मदरसे वाले जो अपने अब्दुल बका साहब थे कि आप जो भी इसमें ले सकते हो और हम जो दें वो आप रख लेना। तो ऐसे ही उन्होंने जो दिए और रख लिए। उसमें शर्त ये रखी थी कि सिर्फ मदरसा रहेगा ये, यहाँ कोई दुकान या व्यवसाय नहीं चलेगा। तो आप जाके चेक कर लो वहाँ कोई दुकान नहीं है, सिर्फ मदरसा चल रहा है, वो भी हमारे परिवार की ही ज़मीन है। आप एक वसूली पटेल परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक वसूली पटेल की क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं? वसूली पटेल की तो पहले ये ज़िम्मेदारी थी कि तोजी भरते थे, तोजी की जो ज़मीन थी उसकी तोजी भरवाते थे। और हमारे किसान चाहे वो अपने समाज के हो, पाटीदार समाज के हो या अन्य समाज के हो, वो बेचारे तोजी नहीं भर पाते। तो तोजी भी 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये ऐसी हुआ करती थी। तो पटेल जो रहता था, जो गांव का पटेल या जिसको आप बता रहे हो, वो बेचारा ये मदद कर सकता था, या तो उसको अगले साल करवा देता था या कुछ अपनी जेब से भर के उसकी ज़मीन सुरक्षित रहे ये काम करता था। आपके कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं और माताजी हैं हमारी वालदा। आप 3 भाई हैं, पर माताजी आपके साथ हैं, तो माता-पिता को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 3 भाई इसमें कोई डाउट नहीं और मैं माता के साथ हूँ। माता मेरे साथ है, मैंने कभी नहीं बोला। चूँकि हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया 30 साल हो गए। उनके 2-3 साल बाद आप अपने समाज में या अन्य समाज में भी ऐसा रहता है कि माँ-बाप के नाम से कोई ज़मीन होना चाहिए, ताकि वो जिसके साथ रहे उसकी सेवा अच्छे से कर सके। लेकिन 2-3 साल बाद एक 12 बीघा ज़मीन हमारे वालिद साहब की थी। तो उनके इंतकाल के बाद तीनों भाइयों और हमारी वालदा के नाम से हो गई। फिर उस ज़मीन को बेच दिया और 4 हिस्से कर लिए, जो भी पैसे आए हैं उसमें। 4 हिस्से में 3 तो हमने रख लिए और 1 माताजी को दे दिया। माताजी ने की भी 4 लड़की हैं, हमारी 4 बहनें हैं, तो उनने उनके अपने हिसाब से उनको दे दिया। पूरे नायता समाज में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो बिना माँ-बाप, जैसे हर मैंने जब आपको पहले भी बताया कि जो भी माँ-बाप रहते हैं उसके 4 बीघा, 5 बीघा एक संपत्ति रहती है। जैसा किसान जितनी ज़मीन उसके पास उस हिसाब से, बड़ा किसान तो 10-15 बीघा माँ-बाप के नाम रहती है। छोटा किसान तो अगर 2 लड़के हैं और 6 बीघा ज़मीन है तो 4-4 उसके नाम और 2 बीघा माँ-बाप के नाम। ऐसा नियम बना हुआ है, पूछ लेना आप। अभी जितने भी माँ-बाप हैं, जिनके जिंदा अल्लाह हो रखे उनके नाम से कुछ ना कुछ होगा। लेकिन मैं नायता समाज का पहला व्यक्ति हूँ जो मेरी माँ के नाम से कोई ज़मीन नहीं है। उनने जो भी पैसा 20-25 साल पहले आया था वो बांट दिया। उसके बाद भी मैं माँ के साथ हूँ। माँ मेरे साथ नहीं, मैं माँ के साथ हूँ। ऐसी सेवा करना माँ बाप की चाहिए। नहीं तो कहीं वो जमीन के हिसाब से करते हैं कि इतनी जगह जमीन, इतना सोयाबीन आया, इतना गेहूँ आया, उस हिसाब से इलाज कराना। लेकिन आपकी दुआ से मैं माँ को आज 95 साल की है वो और बिल्कुल तंदुरुस्त है, कड़क आवाज़ है। आप जाओगे तो अगर आपको पहचानती तो पहचानती है, मेमोरी भी शार्प है कि ये फलाने का लड़का है, ढिमके का लड़का है, ये उसका लड़का। और मोबाइल से बात करती है 2-3 घंटे। 4 लड़कियां तो 15-15, 20-20 मिनट हर से बात करती है। वो पर्सनल मोबाइल है उनका, किसी का मोबाइल भी नहीं है। ये भी एक अपने आप में चीज है और अल्लाह के करम से अच्छे से खुश है, अच्छे से आज भी अच्छे से। अब बारी है रैपिड फायर राउंड की। आपको दिए हुए ऑप्शन में से किसी एक को चूज़ करना है। अगर आपको ज़िंदगी भर एक ही पार्टी को चूज़ करना पड़े, तो वो बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। आपके लिए पार्टी क्या है? घर जैसी जगह या बस स्टॉप जहाँ पर कभी भी उतरा जा सकता है? घर जैसी जगह। आप पार्टी चेंज करते हो तो दिल से करते हो या डील से? दिल से। दोस्त राजनीति वाले अच्छे होते हैं कि बचपन वाले? बचपन वाले। ज़्यादा काम क्या आता है, पैसा
पावर या पब्लिसिटी? पैसा भी, पावर भी और पब्लिसिटी भी। तो ये सीक्वेंस में बोला है आपने, पैसा सबसे ऊपर। नहीं, पैसा तो जरूरी है। आपको यहाँ पर आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तो आपके शो की बहुत तारीफ सुन रखी है। आपका शो बहुत तरक्की करे और समाज में और अन्य भी आप जगह जाएं, दोनों का आपका जो पूछने का तरीका बहुत अच्छा है। ये शो बहुत आगे जाए, बहुत लोग देखें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा सभी देखें। और मेरे हिसाब से आप अच्छा काम करें, आपका बहुत बहुत तरक्की करें आप। ये था हमारा आज का एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में।